this video and subscribe our channel. इसके बारे में हो तो यू आर मोस्ट वेलकम एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आज हमने इसको नया टॉपिक शुरू करना है, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। any problem which is related with the living organism, that is called biological problem। से किसी जानदार को बीमारी हो जाती है, इस जानदार को किसी किस्म का जख्म आ जाता है, इस जानदार प्लस एंड माइनस खसूसियत हो जाती है, बॉडी का पार्ट फट जाता है। ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है, दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड। तो सबसे पहले किताब में तो इसकी डेफिनेशन नहीं है, तो सबसे पहले व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम व्हिच इज रिलेटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, which is associated with the living organism is called biological problem. The method which is used to solve biological problem is called biological method. साइंस के लिहाज से तो साइंस को हमने पहले दिन किया था कि द स्टडी ऑफ नेचर। इस नेचर के मुताले को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ साइंस। अब साइंस, इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं इट इज कॉल्ड एज अ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। एक निजामियती इल्म है, पूरी कायनात के इल्म को साइंस कहते हैं। तो साइंस के अंदर बेशुमार किस्म की ब्रांचेस हैं और उनमें बायोलॉजी, उनमें केमिस्ट्री, उनमें फिजिक्स, उनमें मैथमेटिक्स वगैरह वगैरह। तो बायोलॉजी आल्सो हैव अ सेट ऑफ मेथोडोलॉजी। किस लिए? टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो बायोलॉजी के अंदर भी मेथोडोलॉजी है। ऑल ऑफ द मेथोडोलॉजी इज बेस्ड अपॉन नंबर वन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन। द फर्स्ट step of the biological method is known as experimentation. Suppose मैं कहता हूँ एक आदमी फीवर है, वो जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर कहता है टेस्ट करवाओ, हो सकता है तुझे मलेरिया हो। तो जैसे हम लेबोरेटरी वाले के पास जाएंगे, लेबोरेटरी वाला लेगा हमारा ब्लड का सैंपल को लेकर उसको करेगा प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। और एशियन में ना प्रोसेस होता है एक्सपेरिमेंट करने का अमल, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन। इसी को आपकी किताब में लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। द फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। देन based upon experimental inquiry, the second step is called observation. Outcome of an experiment. एक एक्सपेरिमेंट से जो चीज अखज की जाए, that is called experimentation, that is called observation. अब एक आदमी को बुखार था, वो चला गया डॉक्टर के पास, उसका टेस्ट हुआ, ब्लड सैंपल लिया, लेबोरेटरी वालों ने उसको ब्लड को सैंपल को लेकर उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद जब उसको देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो क्या देखा? उसके अंदर छोटे छोटे स्फेरिकल से बॉडी देखे गए, एंड दीज आर कॉल्ड अ टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम। तो दैट्स, ये जो चीज उसने स्टडी की, इट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। और आम तौर पर साइंस के अंदर जो ऑब्जर्वेशन हैं, तो बेटा बेसिकली इन 5 सेंसेस की बेस पे हम आमतौर पर बनाते हैं। विज यानी
that is called as a hearing, that is called as a vision, that is called as a taste, that is called as a smell, and that is called as a taste, smell, vision, hearing, touch. Based upon these sensations, we can make different kind of observations. We can study different kind of experimental inquiry से कई सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे and these are called observations. Next page. तो ये जो observations होती हैं, इन observations के बारे में ये 5 सेंसेस के जरिए से आमतौर पर बनाए जाते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ। सपोज हमने बाजार से खरबूजा परचेज करना, मैं एक स्टूडेंट को कहता हूँ बेटा बाजार जाओ और 5 किलो खरबूजे लेके आओ। वो बाजार जाएगा, बाजार से जाता हुआ अपनी आंखों के जरिए से वो देखेगा ये फलां जगह पर एक स्टॉल है, यहाँ पे खरबूजे वाली दुकान है। खरबूजे वाला आवाज देगा 50 रुपए किलो, उसके कान उसकी आवाज को सुनकर उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे। जैसे वो बच्चा जाएगा उस दुकान वाले के पास जाके खरबूजों को वो करेगा टच, हार्ड है या सॉफ्ट है, पुराने हैं, ताजा है या बासी है। फिर खरबूजे को उठाकर वो करेगा, उसको स्मेल मीठा है या फीका, इसका टेस्ट को देखेगा। और दुकानदार को कहता है जनाब इसका वो टेस्ट है वो महसूस हो रहा फीका है, लेकिन दुकानदार उसका एक छोटा सा पार्ट काट के देगा, खा के देखो। तो जैसे स्टूडेंट खा के देखेगा दैट इज कॉल्ड टेस्ट, वाकई कहेगा इसके बहुत ज्यादा स्वीट। तो ये जो चीज उसने 5 सेंसेस के जरिए से एक चीज को, दिस इज कॉल्ड परचेज, इज कॉल्ड एज अ एक्सपेरिमेंट। और इन सेंसेस के जरिए से उसने मुशाहिदा किया कि दुकानदार जो था अल्लाह बख्श साहब, इसकी जगह इसकी दुकान पे जितने भी खरबूजे सारे खींचे, ये दिस इज कॉल्ड एज अ ऑब्जर्वेशन। अगर मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूं कि आज बारिश होगी, इसकी बेस पर मैंने बाहर देखा सन जो है वो शाइन नहीं है, आसमान के ऊपर क्लाउड्स हैं, हल्की हल्की हवा स्लोली हवा मूव कर रही है। तो नतीजा क्या हुआ? अब इस चीज को देखकर मैं मुशाहदा बना देता हूं कि दिस इज कॉल्ड एज आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी। अगर सनशाइन है तो आज बारिश नहीं होगी। इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन जो होते हैं आम तौर पे 2 किस्म के होते हैं, जिसमें एक को कहते हैं इट इज कॉल्ड एज अ क्वालिटेटिव और एक को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एज अ क्वांटिटेटिव। ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं मयार के लिहाज से, मिकदार के लिहाज से, इन दोनों में, इस केस में क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं इनमें आम तौर पर एक्यूरेसी ज्यादा होती है और ये आम तौर पर इनवेरिएबल होते हैं और आसानी के साथ इनको मेजर किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो। लेकिन इसके बरक्स क्वालिटी जो होती है ये आम तौर पर क्या कहते हैं वेरिएबल होती है, जिसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें एक्यूरेसी जो होती है वो आम तौर पर ना होने के बराबर या कम हो। सपोज मैं 2 स्टूडेंट्स को कहता हूं बाजार जाओ, यू कैन परचेज 1 kg पेपर। अब दोनों बच्चे जब बाजार जाएंगे 1 किलो सेब लेने के लिए, दोनों 1 किलो सेब लेके आएंगे, लेकिन दोनों की क्वालिटी में फर्क होगा। कोई व्हाइट सेब लेके आएगा, कोई गोल्डन ले आएगा, या कोई काला कुल्लू ले आएगा, काला कुल्लू,
कोई उसकी जगह पर येलो सेब ले आएगा। दोनों की क्वालिटी में फर्क है। फर्क ये कहता है ये दिस इज कॉल्ड एज अ, दोनों बच्चे सेब लेके रेड कलर के, एक गोल्डन एक काला कलर, दोनों के टेस्ट में फर्क है, तो दोनों की क्वालिटी में फर्क होगा। तो क्वालिटी के अंदर एक्यूरेसी के चांसेस कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन क्वांटिटी दोनों की 1 kg, क्वांटिटी दोनों की सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन जो होती है दे आर मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू क्वालिटी। अब एक साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन की बेस पर एक स्टेटमेंट पेश करता है, उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन करने वाले को आम तौर पर कहते हैं इट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जर्वर। बंद करो। ये जो ऑब्जर्वर होते हैं ये क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट की बेस पर जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसके नतीजे से एक स्टेटमेंट पेश करते हैं। A statement which is proposed by an observer on the basis of observation, as well as also supported by previous experiences, also supported by background knowledge. This type of statement is called hypothesis. इसको कहते हैं मफरूजा। एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन की वजह को ऑर्गेनाइज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, also by the addition of previous experience, also by the addition of background knowledge. That statement which is proposed by this type of statement which is proposed by a observer, that is called as a hypothesis, which may be a true or which may be a false. दोनों हो सकते हैं, true भी हो सकते हैं, false भी हो सकते हैं। अब ये जो हाइपोथेसिस है इसमें 50-50% दोनों की आमतौर पे पॉसिबिलिटी होती है। अब हाइपोथेसिस को उर्दू में मैंने क्या बोला? इट इज कॉल्ड एज अ मफरूजा। हाइपोथेसिस को आमतौर पर डिवाइस किया जाता है, आमतौर पर फॉर्मुलेट किया जाता है, आमतौर पर हाइपोथेसिस को ड्राइव किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 2 मेजर काइंड ऑफ रीजनिंग, मेजर काइंड्स ऑफ रीजनिंग्स। उन रीजनिंग में एक रीजनिंग को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ डिडक्टिव रीजनिंग, and the second one is known as inductive reasoning. The type of reasoning जिसके बारे में हम क्या कहते हैं? क्यासी, किसी चीज के बारे में क्यास कर लें, that is called deductive reasoning. Inductive इसको आमतौर पे कहते हैं वाक्याती, हाँ जी, वाक्यात से कुलिये का, वाक्यात से कुलिये का अखज करना। मैं अभी आप छोटी सी मिसाल देता हूं। किसी घर चोरी हो गई, घर वाले कहते हैं जनाब ये जो हमारा हमसाया है इसने चोरी की, इट इज कॉल्ड एज अ डिडक्टिव रीजनिंग। उसका नाम किसी न किसी बेस पे ये आगे भी चोरियां करता था, आगे भी 2 दफे इसने हिम्मत की है, तो नतीजतन ये हमारा चोर हो सकता है। इट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। एक आदमी की चोरी हुई, वो कहता जी मुझे पता नहीं इनमें से कौन सा ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, ई वाला, इन 5 बंदों पे शक का पता नहीं किसने चोरी की। तो थानेदार जो पुलिस मैन क्या करेंगे? वो इनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के नतीजे से साबित होगा कि इनमें से किसी ने भी चोरी नहीं की। ये जो चीज अखज होगी इसको कहते हैं जिस कॉल्ड एज इंडक्टिव। लेकिन साइंस के अंदर A3, तो इस साइंस के अंदर, इस बायोलॉजी के अंदर इस हाइपोथेसिस को बनाने के लिए आमतौर पर जो पहली रीजनिंग है उसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एज अ डिडक्टिव रीजनिंग। ये जो रीजनिंग है इट ऑलवेज मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, लेकिन किताब में इसके बारे में लिखा हुआ है इट विल मूव फ्रॉम
जर्नल टू स्पेसिफिक। एक आम सी स्टेटमेंट से खास स्टेटमेंट को अखज़ किया जाता है। इट इज कॉल्ड एज अ डिडक्टिव रीजनिंग। या स्पेसिफिक किस्म के, इसको हम ये भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक किस्म के कंक्लूजन्स को डिराइव किया जाए जनरल प्रिंसिपल से। इट इज आल्सो कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग which move from general to specific, या specific conclusion, specific assumptions, specific principles concluded from the generals, it is called as a deductive। और इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर if and then they are frequently used, इनको बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर हम लेते हैं एक एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने पहले दिन कहा था ईजी, फॉर एग्जांपल, कहाँ से निकला? एग्जांपल एशिया से। इफ वी एक्सेप्ट दैट, या इफ वी नो दैट all birds have wings, तमाम परिंदों के पर होते हैं, and sparrows are birds, चिड़िया परिंदे। Then we conclude that sparrow have wings। ये भी बर्ड्स हैं, ये भी बर्ड्स हैं, गैप रह जाएंगे, स्पैरोज हैव विंग। अब इसमें it is called as a specific, और इसमें it is called as a general। तो हमने क्या किया, जर्नल की बात से, जनरल स्टेटमेंट से खास स्टेटमेंट को हमने ड्राइव किया। दिस इज कॉल्ड एज अ मेथड ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। अब ये जो ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ये हमारी जनरल स्टेटमेंट है। स्पैरोज हैविंग, ये हमारी एक स्पेसिफिक, वी मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। लेकिन इसके अगेंस्ट जब हम दूसरी डेफिनेशन पेश करते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव के बिल्कुल ऑपोजिट है, which move from specific to general। या ये भी कह सकते हैं जनरल प्रिंसिपल्स को डिराइव किया जाए स्पेसिफिक किस्म के प्रिंसिपल से। अब इसको डिडक्टिव और इंडक्टिव में मेजर डिफरेंस यह होगा, which move from जनरल टू स्पेसिफिक, और इसमें क्या, मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। अब इसी तरीके से अगर हम स्टेटमेंट की बात करेंगे, अब पहले हमने वाले केस में स्पैरोज हैव विंग को हमने कहा स्पेसिफिक, हम यहाँ पे स्पेसिफिक पहले लेंगे, तो हम क्या कहेंगे, स्पैरोज हैव विंग्स, जैसे हमने ये पढ़ा। और उससे क्या हुआ, एंड आर बर्ड्स, और ये परिंदे। Then we conclude that all birds have wings। ये आम सी बात को अखज़ किया इससे खास किस्म की बात से। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इंडक्टिव रीजनिंग। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग में डिफरेंस करना, या व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग, गिव एग्जांपल, व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग, गिव एग्जांपल। इस तरीके से अक्सर औकात ये आमतौर पे सवाल आ जाता है।
अब डिडक्टिव रीजनिंग की किताब के अंदर एक और भी मिसाल लिखी हुई है। अगर आप एक मिसाल कोट करेंगे तो भी ठीक, दो लिखेंगे तो भी ठीक, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन एक जरूरी है। अब हम क्या जानते हैं, प्लांट कैन सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ग्लूकोज एज वेल एज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। इस अमल को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस। As we know that plant can synthesize food in the presence of light. When plants are placed in the dark, तो क्या कंक्लूड करेंगे? ग्लूकोज, प्रोटीन्स वगैरह वगैरह दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। ये हमारा हो गया स्पेसिफिक, और ये हमारा क्या होगा? इट इज कॉल्ड एज अ जनरल। तो एक हाइपोथेसिस को, नेक्स्ट पेज, एक हाइपोथेसिस को बनाने के लिए आम तौर पर दो मेजर किस्म की रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक का नाम है इट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग, और एक का नाम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज इंडक्टिव रीजनिंग। लेकिन इसके अलावा और भी बेशुमार तरीके हैं एक हाइपोथेसिस को प्रपोज करने के लिए। उन तरीकों में दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन, इल्हाम हो जाना किसी भी चीज के बारे में, या इमेजिनेशन, तसव्वुराती किस चीज के बारे में तसव्वुर कर लेना। इस इंट्यूशन और इमेजिनेशन के नतीजे से हम हाइपोथेसिस को कंक्लूड कर सकते हैं। That is also a way to formulate a hypothesis. इसी तरीके से religious ideas and philosophical ideas के जरिए से भी हम मफरूजा बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी हाथ धोकर खाना खाता है बीमारियों से महफूज रहता है। साइंस ने क्या साबित किया कि जब हम हाथ धो के खाना खाएंगे, हाथों के ऊपर, हैंड के ऊपर जो जितने भी जर्म्स हैं वो सारे के सारे वॉश हो जाएंगे। नतीजतन जो भी हम खाना खाएंगे जरासीम से पाक, इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद। इस तरीके से हम मफरूजा, इसके अलावा एस्थेटिक प्रेफरेंस की बिना पर भी, खूबसूरती की बिना पे तरजीह देना, इसकी बिना पे मफरूजा बना सकते हैं। नंबर 4, हम जानदारों को स्टडी करें, उनके सिमिलरिटीज को, उनके डिफरेंसेस को, उनकी बिना पर भी हम हाइपोथेसिस को प्रपोज कर सकते हैं। और आखिरी जो साइंटिस्ट कहते हैं वो क्या? इट इज नोन एज डिस्कवरी ऑफ वन थिंग। व्हाइल लुकिंग फॉर अदर्स। साइंस में भी ऐसी होता है कि एक साइंटिस्ट एक काम कर रहा होता है, एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, और एक्सपेरिमेंट करते करते उससे एक नई चीज डिस्कवर हो जाती है, उसको भी मफरूजा कहा जा सकता है। डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर अदर्स। सपोज आपकी वालदा ने कहा बाजार जाओ और वहां से जाके सब्जी ले आओ। आप बाजार जाते हैं, बाजार जाने का काम आपकी जिम्मेदारी क्या है? सब्जी लेके आनी, वेजिटेबल। आप बाजार गए, बाजार जाते हुए देखा वहां पे चौफारा है, 4 किस्म की सड़कें आ रही। क्या देखा? वहां पर जनाब 1122 का ऑफिस है। क्या देखा? वहां पर जनाब यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। क्या देखा? वहां पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है।
आप चले गए बाजार, इधर से आए तो आप चलते चलते यहाँ से चले गए दुकान के ऊपर, तो जब आप मूव करते जाएंगे आपने लाइब्रेरी को विजिट किया, आपने 112 को भी देखा, आपने रेस्टोरेंट को भी देखा और चले गए बाजार के अंदर सब्जी लेने के लिए। तो मकसद सब्जी परचेज करना, लेकिन इन चीजों को डिस्कवर करना, इनकी बिना पर भी जब कभी जरूरत होगी लाइब्रेरी जाने की, रेस्टोरेंट जाने की या 112 से सपोर्ट लेने की, आसानी के साथ उस चीज को हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से साइंस के अंदर भी जब बंदा एक्सपेरिमेंट करता है, एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, बार बार करता है, उससे नई नई चीजें डिस्कवर होती है, उनकी बेस पर भी हाइपोथेसिस को बनाया जा सकता है। अब एक हाइपोथेसिस जब एक आदमी प्रपोज कर देता है तो उसको बार बार टेस्ट करता है, बार बार टेस्ट करता है, बार बार चेक करता है। किस लिए? ताकि उसमें पॉसिबल फॉल्सिफिकेशन जो है, गलती का जो मुमकिन इम्कानात है, उसको चेक कर सके, तो उसमें कहीं गलती ट्रू हो और कहीं गलती के चांस उसमें ना हो। और बार बार उसको चेक करने से, बार बार चेक करने से अगर हार्ट ऑफ हाइपोथेसिस ट्रू साबित हो, उसके नतीजे से इस हाइपोथेसिस के अंदर क्या आ जाता है, इट इज कॉन्फिडेंस आ जाता है। और उसके बाद जो साइंटिस्ट होता है, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है, जिसने हाइपोथेसिस प्रपोज किया, उसके अंदर भी उस चीज के बारे में क्या आ जाती है, कॉन्फिडेंस हो जाता है। ऐसे हाइपोथेसिस की बेस पर फिर नए किस्म के और भी न्यू हाइपोथेसिस बनाए जा सकते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड में जो अगला स्टेप है वो है, इट इज कॉल्ड एज अ थ्योरी। अब एक हाइपोथेसिस को जब बार बार क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस अ टेस्टेबल स्टेटमेंट, इसको बार बार टेस्ट किया, बार बार चेक किया, बार बार चेक किया, कोई गलती, कोई फॉल्सिफिकेशन नहीं है, उसकी बिना पर नए हाइपोथेसिस भी पेश किए जा सकते हैं। उस वक्त जो हाइपोथेसिस होता है, इट विल स्टार्ट टू बिकम अ थ्योरी। अब ये थ्योरी होती है आमतौर पर क्या कहते हैं, इट इज अ प्रोडक्टिव, इसलिए इसकी बेस पर नए 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 हाइपोथेसिस भी और भी बना सकते। और उसके साथ साथ ये क्या होती है, प्रेडिक्टिव भी होती है। हम किसी चीज के बारे में वक्त से पहले कुछ इन्वोय भी कर सकते हैं कि जनाब इस तरीके से मतलब हम ये चीज थ्योरी से हम ये चीज अखज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज। जब एक थ्योरी एक आदमी पेश करता है, एक थ्योरी एक आदमी जब सुजेस्ट करता है, एक थ्योरी जब एक आदमी पब्लिश करता है, ये याद रहे कि जो पब्लिकेशन होती है वो इंटरनेशनल जर्नल्स में होती है, इंटरनेशनल साइंस जर्नल्स के अंदर पूरे का पूरा टाइप ऑफ मेथड यानी एक्सपेरिमेंट पूरे का पूरा उसमें लिखा जाता है। तो जब एक आदमी थ्योरी सुजेस्ट करता है, पब्लिश करता है, प्रपोज करता है, तो दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो तमाम के तमाम दे टेक इट इज अ चैलेंज, उसको चैलेंज लेते हैं और इस थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए दे एक्सर्ट अ ग्रेट एफर्ट, बहुत ज्यादा कोशिश करते। और अगर हर दफा साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से, दुनिया के मुख्तलिफ साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से मुख्तलिफ तरीकों से तजर्बे किए, और अगर थ्योरी 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 हर दफा ठीक हो, तो बायोलॉजिकल मेथड का जो नेक्स्ट स्टेप है उसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक लॉ। तो अगर जो थ्योरी हर दफा सही साबित हो, इट स्टार्ट टू बिकम अ साइंटिफिक लॉ, एक लॉ बन जाती है। और लॉ के बारे में क्या कहते हैं, इट इज द नेचर फैक्ट या फैक्ट ऑफ नेचर। और एक ऐसी बात, एक ऐसी थ्योरी जिसको इररेफ्यूटेबल, नाकाबिले तरदीद, ये किस्म की इररेफ्यूटेबल थ्योरी होती है जिसमें किसी किस्म की और रद्द-ए-अमल आमतौर पर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होती।
अब मैं यहाँ पर एक बात एग्जांपल करता हूँ, अक्सर ये एंट्री टेस्ट में सवाल पूछ लेते हैं, एंट्री टेस्ट की कोचिंग में सवाल कर लेते हैं। साइंसदानों ने फिल्म की शिवान और शिल्डन साहब ने, उसका नाम था सेल थ्योरी। All of the living organisms are composed of cell. बैक्टीरिया, फंजाई, जानदार हैं ये मौजूद है। तो अब तक ये सेल थ्योरी लॉ क्यों नहीं बनी? Why it does not become a law? क्यों नहीं बनी? तो यहाँ पे एक चीज मेंशन है, वो क्या? ये सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको कहते हैं वायरसेस, जिनमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं और इसमें नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी हैं। मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ यहाँ पर। लिविंग कैरेक्टर में क्या, लिविंग जानदारों की तरह ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं, लिविंग जानदार की तरह इनमें रेजिस्टेंस आती है, लिविंग जानदार की तरह ये भी सेंसिटिव होते हैं, लिविंग जानदार की तरह इनमें म्यूटेशन होती है, वगैरह वगैरह। इसलिए इसको लिविंग कंसिडर किया जाता है, लेकिन इसको नॉन लिविंग इसलिए कहते हैं कि इसमें सेल नहीं है। अब इस वायरसेस की इस पोजीशन की बिना पर डज नॉट कंटेन सेल, तो सेल थ्योरी मतलब थ्योरी है लॉ की शक्ल में कन्वर्ट, विद एक्सेप्शन ऑफ वायरसेस ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल। क्योंकि वायरसेस में भी लिविंग प्रॉपर्टी, जैसे हमने डिस्कस किया, प्रॉपर्टी पाई जाती है, लेकिन सेल ना होने की वजह से इसको हम प्योरली लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट नहीं कर सकते, पूरे ऑर्गेनिज्म में इसको शुमार नहीं कर सकते, इसलिए अब तक सेल थ्योरी लॉ नहीं कर सकते। तो लॉ जो है क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर। ये इस कायनात की हकीकत है, आलमगीर हकीकत है। तो बायोलॉजी के अंदर लॉज के बारे में फरमाया जाता है कि बायोलॉजी में लॉज की तादाद बहुत ही कम है। क्यों? ड्यू टू elusive नेचर ऑफ लाइफ, क्योंकि जिंदगी एक फ्रेम है। elusive नेचर की वजह से हम लाइफ को प्रॉपरली कभी भी हम कंटिन्यूसली इन अ सेम मैनर स्टडी नहीं कर सकते। सेम, मैं कहता हूं एक साइंसदान साइंटिस्ट है, वो एक पौधे पे काम करते हैं, उसने बैच लगाया 10 पौधों का, उस पर देखना चाहता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, पानी का फैक्टर देखना चाहता है, एयर का फैक्टर देखना चाहता है, हवा में नमी ह्यूमिडिटी उसको देखना चाहता है, टेम्परेचर का फैक्टर देखना चाहता है, और मुख्तलिफ किस्म के जो फैक्टर्स हैं उनको देखना चाहता है, पोल्यूशन के फैक्टर को देखना चाहता है। उसकी वजह से इन पौधों की जिंदगी मुकम्मल तौर पे कभी भी सेफ नहीं होगी। अगर पानी ज्यादा लगा दिया तो भी डैमेज, पानी कम लगाया, ज्यादा लगाएंगे तो भी डैमेज, कम लगाएंगे तो भी डैमेज, तो जिंदगी यूनिफॉर्म नहीं होती। ये एक आदमी एक पौधे पे काम करता है, उसने 3 साल काम करना है। अभी उसने 1 साल काम किया, कुछ रिजल्ट्स मिले, दूसरे साल काम किया, रिजल्ट्स मिले, तीसरे साल बीमारी आ गई, पौधा खत्म, रिजल्ट 0। इसलिए जिंदगी जो है उसको प्रॉपरली हम कंटिन्यू इन अ कांस्टेंट वे में हम नहीं स्टडी कर सकते। ये एक साइंटिस्ट है, 3 साल काम करता है, 1 साल काम किया, दूसरा काम किया, 37,000 खुद फौत हो जाता है, देन 0। इस वजह से कि जिंदगी एक फ्रेम है, इस फ्रेम होने की वजह से बायोलॉजी के अंदर लॉज की तादाद जो है वो आमतौर पर बहुत ही शॉर्ट है। तो नेक्स्ट पेज। तो बायोलॉजी में जो लॉज हैं वो आमतौर पे 2 मेजर लॉ हैं। एक को हम कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसने इनहेरिटेंस के रूल्स को, लॉज को पेश किया था और 1866 के अंदर इसके लॉज पब्लिश हुए। और जो दूसरा लॉ है
उसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ हार्डी वेनबर्ग लॉ। ये लॉ पेश हुआ 1906 के अंदर। जीन फ्रीक्वेंसी, अलील फ्रीक्वेंसी, हार्डी और वेनबर्ग दो साइंटिस्ट ने लॉ पेश किया। एक नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील ऑलवेज रिमेन सेम। दोनों की फ्रीक्वेंसी आमतौर पर सेम रहती है अगर नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन हो। तो ये दो लॉ बायोलॉजी के अंदर आमतौर पर स्टडी किए जाते हैं। इंशाल्लाह इन लॉज के बारे में ये चैप्टर नंबर 22 सेकंड ईयर में और ये चैप्टर नंबर 24 सेकंड ईयर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये था जिसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल मेथड। पहला स्टेप इसमें क्या होगा, एक्सपेरिमेंटेशन। दूसरा स्टेप इसमें हमने क्या पढ़ा, इट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जर्वेशन। तीसरा हमने क्या पढ़ा, इट इज कॉल्ड एज अ हाइपोथेसिस। चौथा हमने क्या पढ़ा, इट इज कॉल्ड एज अ थ्योरी। और पांचवा क्या है, इट इज कॉल्ड एज अ साइंटिफिक लॉ। 5 इसके बेसिक ये स्टेप्स हैं जिनके जरिए से हम इस मेथड से किसी भी किस्म के प्रॉब्लम्स को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। 9th क्लास के अंदर आपने ये बायोलॉजिकल मेथड के चीज तरतीब पढ़ी, वहां तरतीब और है, लेकिन अब साइंटिस्ट ने इसको कंसाइज करके इसके सीक्वेंस को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 के सीक्वेंस। कभी कभी यहाँ पे एक लफ्ज आ जाता है डिडक्शन। हाइपोथेसिस से जो चीज अखज होगी इट इज कॉल्ड डिडक्शन। डिडक्शन की बेस पे हम थ्योरी पेश करते हैं, लेकिन ये उसी जगह पर 9th के अंदर इसका जिक्र है, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर इसके अंदर मेजर ये 5। अब इस सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिहाज से, एग्जाम के लिहाज से आज के टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस लिहाज से, इसमें से कोई भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में बेशुमार कोई भी, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, हाउ इट इज ऑब्जर्वेशंस आर मेड, व्हाट इज हाइपोथेसिस, हाउ हाइपोथेसिस आर मेड बाय डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग, डिफरेंशिएट डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, या डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एज वेल एज अ लॉ। ऐसे करके हम मुख्तलिफ तरीकों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं और एक्सटेंसिव क्वेश्चन डिस्क्राइब बायोलॉजिकल मेथड इन डिटेल। तो 4 नंबर की शक्ल में भी सवाल पूछा जा सकता है, 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में भी और 1 नंबर के एमसीक्यू। इस टॉपिक में से अक्सर सवाल एग्जाम के अंदर आ जाता है, इसलिए टॉपिक आज का जो टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, या व्हाई वी स्टडी बायोलॉजी, या बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। बायोलॉजी ने इंसान की कैसे सर्विस की। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और एग्जाम के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके आगे 3 फर्दर सब टॉपिक्स हैं, फूड के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से और इन्वायरमेंट के लिहाज से 3 इसके आगे सब टॉपिक्स हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो कल भी मैंने आप लोगों से कहा था कि बायोलॉजिकल मेथड को आप घर से रीड करके आ जाएं, घर से रीडिंग कर लें पहले, फिर उसके बारे में कुछ सवाल आप ज़हन में हो।